नमस्कार। और बजट आने में केवल 13 दिन बचे हैं। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर संसद में बजट पेश करेंगी। ऐसे में गुआर इंडस्ट्री को भी सरकार से कुछ उम्मीदें हैं। क्या है ये और क्या है उनकी विश लिस्ट, क्या कुछ बदल सकता है एग्री एज अ ओवरऑल सेक्टर के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा और प्रेम राज तारा चंद के ओनर रुपेश गोयल। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। क्लियरली हम रोजाना एक बार बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और जो बाकी सेक्टर्स हैं कमोडिटीज में स्थित, उनका विश लिस्ट क्या है फाइनेंस मिनिस्टर से इस बार बजट को लेकर। माना यह भी जा रहा है कि इलेक्शन से पहले ये फुल बजट यहाँ पर होने वाला है, तो काफी कुछ यहाँ पर एक लंबी विश लिस्ट है। गुआर और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कुछ मेन है पुखराज जी, कैसे देखते हैं आप ये बजट और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार? पुखराज जी आप म्यूट पर हैं। मनीषा जी धन्यवाद। जहां तक ग्वार और गम की बात है मनीषा जी, 80% से 85% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। उत्पादन उतना नहीं है जितना इस इंडस्ट्री को चाहिए। 400 मिलें लग चुकी है, यानी 400 गम ग्वार की इंडस्ट्री लग चुकी है, जबकि उसमें से लगभग 30-35 ही चल रही है, बाकी की चल नहीं रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है कि इस इंडस्ट्री में लगी हुई जो पूंजी है वो काम आए। इसके लिए एक अलग से कोई पैकेज सरकार दे, या तो इनको रूपांतरित करे किसी दूसरी इंडस्ट्री में, और या उनको कुछ ऐसा सहयोग दे कि वापस वो इंडस्ट्री अपनी चालू कर सके। ये सबसे बड़ी बात है मनीषा जी ग्वार गम इंडस्ट्री के लिए, जिससे ग्वार गम इंडस्ट्री भी पीड़ित है, और इससे आप यूं मान लीजिए व्यापारी और किसान दोनों ही पीड़ित है। क्षमता के अनुरूप काम नहीं हो रहा है एब्सोल्युटली। मनीषा जी। जैसे आपने कहा 400 मिले हैं गम के और उसमें से 30-35 ही यहाँ पर काम कर रही हैं, तो क्लियरली एक लॉस मेकिंग इंडस्ट्री फिलहाल ये यहाँ पर है। पुखराज जी, जब आप कहते हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आनी चाहिए या फिर कुछ और शुरू करने की बात होनी चाहिए, किस तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस है? क्या कोई प्रेजेंटेशन यहाँ पर भेजी गई है सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को? देखिए, जहां तक मुझे पता है, मैं पता करता रहता हूँ। जी ग्वार गम इंडस्ट्री की अपनी एसोसिएशन है 2-3, जी। तो उनमें पिछले 8-10 सालों से निराशात्मक भाव हैं, और वो आगे बढ़ के सरकार से इस तरह की कोई मांग नहीं कर रहे हैं कि जो बंद पड़ी हुई इंडस्ट्री है उसको वापस चालू किया जाए। देखिए, ये जो पूंजी है इसे हम राष्ट्रीय संपत्ति भी मान सकते हैं, जी। क्योंकि इस पूंजी का उपयोग व्यापार के अंदर आए। इस इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो एक तरह से शून्य पड़ा है, तो उसको काम में लेने के लिए कुछ न कुछ पैकेज की जरूरत है। ओके। हाँ मनीषा जी, वैसे ग्वार है या गम है, इसमें जीएसटी का और का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, जी। और स्टॉक लिमिट का भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, और रसद अधिकारी से भी ये वंचित है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं है। जो पीड़ा है वो सबसे बड़ी जो बंद पड़ी इंडस्ट्री है उसको चालू करने की पीड़ा है। और जहां तक सरकार से हम उम्मीद करें तो इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि इसका प्रचार प्रसार इस ढंग से हो गम का, कि जो विदेशों में जहां केमिकल का उपयोग हो रहा है वहां पर पर्यावरण बचाने के लिए गम का उपयोग हो। इस तरफ कदम सरकार यदि उठाए तो गम की डिमांड भी अच्छी रहेगी। 90% एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटी है, तो ये सबके लिए अच्छा होगा, भारत के लिए अच्छा, व्यापारियों के लिए अच्छा, किसान और इंडस्ट्री सबके लिए अच्छा होगा। बाकी जरूरत है इसके प्रचार प्रसार की, कि वो लोग केमिकल की जगह गम का उपयोग करें, और इस बारे में भारत सरकार विदेशों में इनको यूज लेने वाले लोगों को समझाए। एब्सोल्युटली। तो ये तो गुआर सीड और गम की बात यहाँ पर है कि इंडस्ट्री किस तरह से यहाँ पर गुजर रही है। रुपेश जी, आपका यहाँ पर टॉप विश लिस्ट क्या होगा, एक अगर वित्त मंत्री उसे क्लियर करें गुआर इंडस्ट्री के लिहाज से? नमस्कार मनीषा जी। जैसा कि अपने देखते हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, वो पिछले काफी सालों से नई यूनिट्स को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ज्यादा छूटें दे रही हैं। इंटरेस्ट की भी छूट है, नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी छूट है, डायरेक्ट सब्सिडी भी है। लेकिन उससे हो क्या रहा है कि जो नई यूनिट्स लगती हैं वो बाजार की जो पुरानी यूनिट्स हैं उनके मुकाबले ज्यादा कम्पिटिटिव होने की वजह से जो पुरानी ओल्ड यूनिट्स हैं वो पहले ही 10 सालों से नुकसान में, या इसे आप कहेंगे बहुत ज्यादा कम प्रोडक्शन की वजह से चल रही थी, उनको और ज्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि नई यूनिट्स को एडिशनल छूट मिल रही है।
लेकिन सरकार को ये चाहिए कि जो पुरानी यूनिट्स इतनी बंद पड़ी हैं उनको भी कोई एक ऐसी पॉलिसी बना के उनको छूट दी जाए जिससे कि वो भी कम्पिटिटिव हो सके, क्योंकि नई यूनिट्स तो 1 या 2 या 3 ही लग सकती हैं, लेकिन पुरानी यूनिट्स हर मतलब सिटी में या एक बड़े शहर में 10-10, 20-20 लगी हुई हैं, और वो एडिशनल जो छूट नई यूनिट्स को मिलती है उस वजह से वो और ज्यादा मतलब उनको तकलीफ आती है पुरानी यूनिट्स को। तो पुरानी यूनिट्स को जो है वो कम्पिटिटिव करने के लिए उसको रेनोवेशन करके उसको मतलब उसको तैयार करने के लिए उनको एक छूट अलग से किसी भी तरीके से दी जानी चाहिए, जिससे कि पुरानी यूनिट्सों को कायाकल्प हो सके और वो इंडस्ट्री को ग्रोथ की ओर लेके जा सके। एब्सोल्युटली, यानी कि एक तो पहले यहाँ पर मिले काम नहीं कर रही हैं और जो नई मिले हैं वहां पर ज्यादा छूट रियायतें हैं, और जो पुरानी मिले हैं वो ऑफकोर्स लॉस मेकिंग में तब्दील यहाँ पर होती जा रही हैं। तो वो ऑफकोर्स दोनों ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक चीज है, अगर वित्त मंत्री इस तरफ ध्यान दें तो राजस्थान की जो एक बड़ी इंडस्ट्री है, गुवार इंडस्ट्री है, और विश्व का 80% जो कि भारत बनाता है, तो इस इंडस्ट्री को ऑफकोर्स यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ये तो गुवार की बात हुई, लेकिन पुखराज जी, ओवरऑल जो एग्रीकल्चर में होता है उसका भी असर यहाँ पर हर सेक्टर में आता हुआ नजर आता है। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं वहां पर आपको क्या लगता है जो आना चाहिए जो ओवरऑल इंडस्ट्री को यहां पर मदद करे? देखिए, जो पैकिंग में 5% से जीएसटी 18% की है पैकिंग में, ब्रांड में, उस एक तो 18 से वापस 5 करना चाहिए। चाहे लूज हो, चाहे ब्रांड हो, चाहे पैक हो, खाने की चीज है, एक समान जीएसटी होनी चाहिए। तो ब्रांडेड में जो 5% या पैकिंग में जो 5% कर रखी है वो एक तो ठीक नहीं है। दूसरी, जो स्टॉक लिमिट अभी तो नहीं है, पर स्टॉक लिमिट जब जब लगती है तब तक एक बार बाजार में हड़कंप सा मचता है, तो सरकार ये पहले से तय कर दे कि इन कीमतों से ऊपर जाएगा तब सीधी आपको स्टॉक लिमिट लगेगी। तो व्यापारी को निराशा भी नहीं होगी, और व्यापारी को ये पहले से पता रहेगा कि यदि भाव बढ़ते हैं तो मुझे इस लिमिट के अंदर आना है, और मैं पहले से सतर्क रह के लिमिट के अंदर आऊं ताकि वो हड़बड़ी नहीं मचे। दूसरी बात सबसे बड़ी इसके अंदर ये है कि भारत में सिंचित जमीन है वो 31% के आसपास है, असिंचित 69% के आसपास में है। तो मैं चाहूंगा कि इस बार सरकार एक नया प्रयोग करे कि असिंचित किसानों के लिए अलग से एक श्रेणी तय करके प्राथमिकता से उनको मदद करे जी। अभी सभी किसानों को एक साथ मदद की बात की जाती है। असिंचित किसान और असिंचित किसान में भी वो बरानी किसान जो सिर्फ मानसून पर ही निर्भर रहते हैं, उनकी यदि मानसून फैल चला जाए तो पूरे साल के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है, और पूरा साल उनकी मेहनत के हिसाब से भी बेकार हो जाता है। तो एक तो इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और दूसरी, हमारे यहाँ जीएसटी का ज्यादा अनाज में है नहीं, पर मनीषा जी, जो 26-27 लाख बोरी इसबगुल की खेती होती है, और उस इसबगुल में भी 5% वो जीएसटी लगाई हुई है, और 90% एक्सपोर्ट होने वाला आइटम है। तो इसकी भी जीएसटी माफ होनी चाहिए। सरकार ने पहले भी की है, रो इसमें कच्चे इस सब में छूट दी थी 5% जीएसटी की। बाकी किन्हीं कारणों से गुजरात के अधिकारियों ने ये तय कर दिया कि जो खेत के अंदर खड़ा है वो कच्चा है, बाकी को हम पक्का मानते हैं। तो इसके अंदर जो छूट है वो वापस लागू होनी चाहिए, और इस सब जीएसटी माफ होनी चाहिए। बाकी सरकार की जो मंशा है किसानों को ऊंचे दाम दिलाने की, उस मंशा के अनुरूप यदि काम करती रहे सरकार, तो अनाज इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा जरूरतें सरकार से नहीं है वैसे मनी। ऑलराइट, परफेक्ट। यानी कि अगर वो डबलिंग फार्मर्स इनकम के ऊपर अगर हम चलते रहें तो काफी सारी चीजें इन प्रोसेस यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन जैसे पुखराज जी ने कहा, चाहे वो जीएसटी है, सिंचाई है, पैकेजिंग है, इन चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो काफी यहाँ पर सहूलियत होती हुई नजर आएगी। रुपेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को? मैं इसमें तिलहन सेक्टर के बारे में विशेषकर बताना चाहूंगा कि क्रूड जो अपने इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा जो भारत सरकार का जो विदेशी मुद्रा जो व्यय होता है वो डोमेस्टिक खाने के तेलों पे होता है। तो महंगाई के नाम पे पिछले 1 साल में जो इंपोर्टेड तेल पे ड्यूटी लगभग शून्य कर दी गई है। तो उस वजह से जो पाम तेल है, जो कि सबसे हिंदुस्तान में ज्यादा यूज किया जाता है और वो सबसे क्वालिटी वाइज बड़ी बीमारियों का भी घर है, वो 90 रुपए किलो के आसपास है। उस वजह से हमारे जो सरसों के और सोयाबीन के जो किसान हैं, उनको पिछले काफी समय से महंगाई के नाम पे मतलब उनकी उपज का बहुत कम दाम मिल रहा है। स्पॉट प्राइस के आसपास ही भाव आ गए हैं, जो कि पिछले सालों में काफी अच्छे थे जी। तो मेरी एक मानना है कि एक तो सरकार को इससे विदेशी मुद्रा जो है वो मिलेगी खूब, और दूसरा किसान को अच्छा भाव मिलेगा। हम महंगाई और किसानों को
महंगाई को भी एक लेवल पे रोक, मतलब बिना वजह से रोकने के लिए हम जो है वो पाम तेल 90 रुपए किलो का खा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि भाई विदेशी मुद्रा जो है वो ली जाए और अच्छे भाव दिए जाएं, क्योंकि दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है कि आप किसान को एक अच्छा दाम भी दिलाना चाहें और थोड़ा बहुत महंगाई भी नहीं करवाना चाहें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे समझ में डोमेस्टिक ऑयल सीड के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें विदेशी तेल पे निर्भरता कम करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा बजट क्रूड के बाद हम खाने के तेलों पे व्यय करते हैं और उसके बाद भी हम लो क्वालिटी का और जो बीमारियों को लाता है हमारे घरों में वो तेल खा रहे हैं, उसकी आदत डाल रहे हैं। तो हमें इसके लिए ड्यूटीज बढ़ानी चाहिए ताकि हमारे जो सरसों या सोयाबीन या मूंगफली के जो किसान देश के लोगों को अच्छा जो है वो तेल खाने को मिले। चलिए, ये तो पूरे खाने के तेलों की बात हुई। ऑफ कोर्स जो ड्यूटी डिफरेंशियल्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो यहाँ पर हम देखते भी आए हैं और माना यही जा रहा है कि शायद खाने के तेलों को लेकर सरकार कुछ कह सकती है। नेशनल मिशन ऑफ पाम तेल एडिबल ऑयल की जो बातें की जा रही हैं उसके ऊपर कुछ यहाँ पर सुनने की एक्सपेक्टेशन भी है। एक फाइनल कॉमेंट आपसे पुखराज जी, और क्लियरली चिंताएं पिछले साल में हमने हेजिंग को लेकर आते हुए देखी। ओवरऑल एग्री सेक्टर में जिस तरह से काफी सारी कमोडिटीज यहाँ पर सस्पेंड हुई, उस मामले में एक्सपेक्टेशन है कुछ वित्त मंत्री उसको एड्रेस करेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। हर बार महंगाई का डंडा आप देखिए मनीषा जी, जब जब चला है कॉमोडिटी पे चला है, चाहे वो चना हो, चाहे सरसों हो, चाहे मूंगफली हो या चीनी हो, कोई भी चीज हो, पहला डंडा कॉमोडिटी पे चलता है, दूसरा डंडा फिर कहीं और चलता है। तो ये वायदा बाजार से जो चीजें हटाई गई है, एक तो उन चीजों को वापस लाना चाहिए, दूसरा और कुछ कॉमोडिटीज है उनको प्रमोट करके फिर वायदा के अंदर लाना चाहिए। तो ये सरकार को ये काम करना चाहिए और सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि बाजार है वो भाव तय करेगा। आपकी एमएसपी है उसके अनुरूप तो व्यापारी किसान चलेंगे ही, पर बाजार को मुक्त होना चाहिए। एग्री कमोडिटी पे हर बार डंडा जो चलता है वो डंडा नहीं चले और वायदा बाजार के अंदर जो चीजें जिनसे हटाई गई है उनको वापस लाया जाए। आप देखिए एग्री कमोडिटी का मार्केट जहां सबसे बड़ा होना चाहिए था वायदा का, आज सीमेंट के इतना छोटा हो गया है कि 1200 करोड़ 1000 करोड़ के अंदर थक जाता है। तो ये विश्वास की कमी हो गई कि भी कब कौन सा आइटम बंद हो जाए या कब वापस शुरू हो जाए। तो मनीषा जी, इस पे तो सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए और ये भी कहना चाहिए साथ में, मैं निवेदन करूंगा वित्त मंत्री से कि हम कमोडिटी वालों पर ज्यादा डंडा ना चले तो अच्छा है। ऑल राइट, तो क्लियरली वो विश लिस्ट यहाँ पर है, चाहे वो गुआर एज एन इंडस्ट्री की तरफ से है या फिर ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से। बहुत शुक्रिया पुखराज जी, रुपेश जी, साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम पॉइंट्स पर बहुत डिटेल में चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, लेंगे कमोडिटी स्ट्रैटेजीज उनसे। आपका स्वागत है। और फूड सेक्रेटरी इस वक्त दिल्ली में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहाँ पर वो चीनी को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आटे की कीमतों लेकर यहाँ पर चिंताएं जरूर हैं और जल्दी कदम उठाए जा सकते हैं। ओपन मार्केट में सेल्स की बात भी यहाँ पर की जा रही है और फिलहाल वो चावल पे बात कर रहे हैं, चलते हैं उनके पास। गिविंग 90 rupees per quintal of the food grain that they are disposing, and state government is also giving an equal amount. Now, to make it more financially viable, we've been discussing, and many of the states have also initiated action, whereby their financial viability has been increased by allowing them to stock other goods, by maybe having a node of the common service center in the fair price shop, and many such things have been done in states from north to south, as a result of which the financial viability of the fair price shop will improve. Just having a particular scheme and stopping that particular scheme will not really make them so distressed. So they need to also see as to what, and also we are allowing them to stock non-PDS items. So they need to expand the range of items and services that they can offer. That will increase their viability. सर, एक सवाल एफसीआई के स्टॉक को लेकर के है। जो स्टेट एजेंसीज के पास, मध्य प्रदेश के पास करीबन 75 लाख मीट्रिक टन स्टॉक है, उसको लेकर के कोई इशू चल रहे थे कि पेमेंट आपको करना पड़ेगा 3000 करोड़ का एक्स्ट्रा बिकॉज दे हैव परचेज्ड द स्टॉक ऑन अ बोनस। आर यू एबल टू रिजॉल्व दैट इशू? मतलब कोई बोनस नहीं दिया, ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश ने कोई बोनस नहीं दिया। 2 साल पहले जो कमलनाथ जी ने दिया था वो वाला। There is no such. देखो, जो ये प्रोक्योरमेंट स्कीम है, ये एक स्कीम है, उसके ओवर एंड अबव जो स्टेट सपोर्ट करता है
वो कुछ दूसरे टर्म्स में किया था, पर एकड़ के करता है, कोई कुछ करता है. देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ सपोर्टिंग द फार्मर्स, बट वी लाइक reimburse at the basis of MSP and the incidentals involved. If any state pays extra money, that we don't reimburse. So last year जिन में एक मामला आया था 20-21 का स्टॉक करीब 10,000 मैट्रिक टन सड़ गया था ऑलरेडी करके. कहाँ हम लोगों ने जिंद और हरियाणा के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत मेजर मीडिया रिपोर्ट्स हुई थी, हम लोगों ने भी स्टोरी करी थी कि ओपन स्टॉक. ऑलराइट, वो फूड सेक्रेटरी और पूरा पैनल जवाब देता हुआ सवालों का मीडिया की तरफ से. और जैसे उन्होंने कहा कि ओपन मार्केट में गेहूं बेचने का फैसला बहुत जल्दी किया जा सकता है. गेहूं के भावों को लेकर सरकार यहां पर चिंतित है. जहां तक चीनी की बात है, 61 लाख टन को यहां पर एज ऑफ नाउ मंजूरी दे दी गई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 18 लाख टन एक्सपोर्ट हो चुकी है चीनी और 12 लाख टन फिलहाल यहां पर पोर्ट्स पे पड़ी है और बाकी की चीनी 31 मई से पहले यहां पर चली जाएगी. और चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी मिलेगी या नहीं, इसके ऊपर सरकार अभी भी यहां पर बातचीत कर रही है. तो क्लियरली उन सब खबरों पे हमारी यहां पर नजर है. लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इन उठापुटक के बीच में किस तरह से हमें कारोबार करना चाहिए. और अनुज, क्योंकि हम एग्री स्पेस की यहां पर बात कर रहे हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह का व्यू है, क्या टॉप ट्रेड्स यहां पर बन सकते हैं? मनीषा जी गुड आफ्टरनून. देखिए हमने मोमेंटम अच्छा खासा एग्रीकल्चर में देखा है. यहाँ अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो जहां हम जीरे में गिरावट देख रहे हैं, वहीं हमने टर्मरिक में कल 2 दिनों से अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है. हमें लगता है कि टर्मरिक के जो प्राइसेस हैं वो आगे बाउंस ले सकते हैं. अब देखें तो प्राइस 8,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए दिखाई दिया. तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 8,000 के आसपास खरीदारी करें. 7,800 का स्टॉप लॉस लगाएं. टारगेट 8,400 8,500 तक देखने को मिल सकता है. तो टर्मरिक के लिए मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं. वहीं अगर हम बात करें कपास की, तो कपास में भी एक मोमेंटम हमने आता हुआ देखा है. हमें लगता है कपास के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं. करीबन 1620 में 1590 का स्टॉप लॉस लगाए. टारगेट करीबन 1670 1680 तक देखने को मिल सकता है. तो टर्मरिक और कपास दोनों बाई साइड में ट्रेड ले सकते हैं. ऑलराइट, यानी कि इन्फ्लेशन की चिंताएं आसपास ही मंडरा रही हैं. तेजी और बाइंग रिकमेंडेशंस यहां पर अब भी जारी हैं. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लेकिन कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है नवनीत. फिर चाहे वो कच्चा तेल हो या मेटल्स, दोनों ही सेक्टर्स में गिरावट है. यहां से क्या करने की राय? मनीषा जी, 3-4 दिनों की सस्टेन्ड तेजी के बाद में थोड़ी सी रुकावट देखने मिल रही है सिल्वर प्राइसेस में, और कल के सत्र में भी अच्छी गिरावट देखने मिली 70,000 का स्तर टच करने के बाद. मुझे लगता है ये फॉलोअप फॉल अगले 1-2 दिन कंटिन्यू रह सकता है और 68,100 150 के आसपास सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी. 68,550 का स्टॉप लगाइए एंड 67,400 67,400 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं. साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी एक अच्छा करेक्शन हमको लास्ट 2 सेशन में देखने मिला, जहां पे कल $82 के शार्प रैली के बाद में हमको WTI $78 $79 के बीच में ओवर करता हुआ दिख रहा है. मुझे लगता है करेक्टिव मोड कंटिन्यू रह सकता है और करीब $1.5 की यहाँ पे भी नरमी देखने मिल सकती है. 67.40 के आसपास डोमेस्टिक लेवल पे सेल किया जाए. 65.20 का स्टॉप लगाइए एंड 63.25 के स्टॉप टारगेट देखने मिल सकते हैं आउटसाइड पे. ऑलराइट, नवनीत, पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर इतने सारे इकोनॉमिक डेटा निकल के आए हैं और आने वाला समय इतना ही वॉलेटाइल रहेगा, बिकॉज हम डेटा भी देख रहे हैं, हम यूएस फेड की मीटिंग भी देख रहे हैं, हम भारत का बजट भी देख रहे हैं, तो काफी सारी चीजें हैं. लेकिन अगले एक फोर्टनाइट के लिए, 10-15 दिन के लिए अगर एक टॉप ट्रेड निकल के आता है आपके दिमाग में अक्रॉस सेक्टर, तो वो क्या है? अगर फोर्टनाइट के लिए लॉन्ग साइड ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे करेक्टिव मोड काफी सारे कमोडिटीज में देखने मिल सकता है. रहा सिल्वर का, तो मुझे लगता है 2,000 पॉइंट की यहाँ से नरमी आपको 66,000 65,000 के बीच में आपको सिल्वर ओवर करता नजर आ सकता है. साथ ही साथ कॉपर, जैसे मैंने सुबह भी आपके शो में बताया कि मुझे थोड़ा सा बायस नेगेटिव साइड पे लग रहा है और अगर करेक्शन शुरू हुआ तो करीब 5% के आसपास का करेक्शन आपको कॉपर प्राइस में देखने मिल सकता है. तो बायर स्ट्रांगली ये रेकमेंड कर रहा है कि 650 645 तक, सॉरी 750 745 तक के स्तर आपको कॉपर में देखने मिल सकते हैं. सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी दोनों ही कमोडिटीज में रहेगी. ऑलराइट, चांदी और कॉपर बेच के यहाँ पर काम करना है. अनुज, वही सवाल आपसे, अगले 10-15 दिन अगर कोई कमोडिटी आपको यहाँ पर पकड़नी हो तो क्या होगी? देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि टर्मरिक मुझे लगता है कि ली जा सकती है. काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हमने आते हुए देखा है. काफी कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम रहा है, वॉल्यूम्स बढ़े हैं काउंटर में. तो टर्मरिक मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं. ऊपर में 8,300 8,500 तक के लेवल टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं. तो टर्मरिक मेरी टॉप पिक रहेगी. ऑलराइट, तो ये खरीदारी और 2 बिकवाली की राय आपको अगले 15 दिन के लिए काफी सॉर्ट आउट कर सकती हैं. बहुत शुक्रिया अनुज नवनीत साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए वो स्ट्रैटेजीज के साथ. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार.